नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। उम्मीद करता हूं आप सब घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। कोरोना महामारी ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही का मंजर मचा रखा है। ऐसे समय में आप घरों पे हैं, कुछ लोग घरों पर बोर हो रहे हैं और कुछ लोग घरों में अपने कार्यशक्ति को, अपनी एक हॉबी को निखार रहे हैं। ऐसे इस समय में जब आप घरों में हैं तो हम आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हैं और आपको समाज की ऐसी शीर्ष शख्सियतों से मिलाते हैं जिनके विचार आपको जानने चाहिए, जिनसे मुखातिब आपको होना चाहिए। उसी कड़ी में हमने पिछली बार साहित्यिक चर्चा की थी, पॉलिटिकल भी हम लाते रहते हैं, उसके साथ संगीतज्ञ भी हमारे साथ जुड़ते हैं। ऐसी ही इस कड़ी में आज हम एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ेंगे जो हर एक क्षेत्र में रुचि कह सकते हैं। उसको आप धार्मिक भी बोल सकते हैं, उसको आप साहित्यिक भी बोल सकते हैं और उस व्यक्ति को आप राजनीतिक भी बोल सकते हैं। इतनी प्रतिभाएं तो हैं उसके अंदर, लेकिन क्या कुछ रहा, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपको जानना चाहिए, क्या मैसेज आपके लिए रहेगा, वो सारी चीजें अभी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले उनका परिचय आपको देना चाहेंगे। हालांकि वो व्यक्ति परिचय का मोहताज नहीं है आज के समय में कन्नौज जिले के अंदर, लेकिन हमारा जो काम है वो परिचय कराना है। बाकी आप ऐसी कोई भी जानकारी जो भी आप तक छिपी है वो आज हम लाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष कन्नौज शैलेंद्र अग्निहोत्री, वंदे मातरम जी। शैलेंद्र जी ने अपने जो करियर की शुरुआत की वो एक समाज सेवी, एक सेवक के रूप में और एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की थी। 8 साल की उम्र में इन्होंने बजरंग दल से जुड़े हुए थे। आप समझ सकते हैं 8 साल की उम्र में क्या उम्र रहती होगी एक बच्चे की। उस समय में ये बजरंग दल से जुड़ गए थे। 2002 में, यानी लगभग ये 15 साल की उम्र रही होगी, इन्होंने भारतीय युवा शक्ति में से जुड़े अपना योगदान दिया और उसमें इन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत की जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक प्रभात फेरी, एक तिरंगा यात्रा निकलती है जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई होती है। हालांकि ये राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक ऐसी रैली है देश के लिए जिसमें इनका साफ कहना होता है अगर आप किसी राजनीतिक मुद्दे से यहां आते हो तो कृपया करके इस रैली में शामिल ना हो। हालांकि उसमें हजारों की संख्या में भीड़ भी जुड़ती है। और उसी के साथ इन्होंने वंदे मातरम सेवा संस्थान की शुरुआत की। 2014 में ये रजिस्टर्ड हो गई थी संस्था और उसमें भी कभी पद नहीं रहे। हालांकि उसमें सारे एक सेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में सभी लोग काम करते थे, लेकिन तत्वाधान शैलेंद्र जी का रहता था। उसके बाद कुछ एक ऐसा हुआ कि कन्नौज में सत्ता पलट का फेर शुरू हुआ जब नगर पालिका का चुनाव आया। 2017 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 2017 में नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि इनको भारतीय जनता पार्टी का नेता के तौर पर समझा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी से टिकट दे दी विक्रम त्रिपाठी को। हालांकि विक्रम त्रिपाठी के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्नौज आए हुए थे और उनके हिस्से का चुनाव प्रचार किया था। बसपा से जहीरुल इस्लाम जी को टिकट मिली थी और समाजवादी पार्टी से बवन तिवारी को टिकट मिली थी। लगभग 22 लोग इस चुनाव में खड़े हुए थे। उसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो एक व्यक्ति को छोड़कर इन सभी की जमानत भी जब्त हुई थी। निर्दलीय प्रत्याशी था हाजी रईस। अगर आपको वोटों की संख्या से बात करूं तो लगभग 13,953 वोट इनको कुल मिले थे, जिसमें 4,225 वोटों से जीत हासिल हुई थी। अब इतना सारा मैं आपको बता चुका हूं, इतना सारा इनका रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अब हम सुनेंगे इनके मुंह से इनकी जवानी। कुछ सवाल जवाब भी करूंगा आपसे, क्योंकि आप बहुत दिनों से आप लोगों का मन था कि मैं इनसे बात करूं और आप लोगों ने मुझे अपने सवाल भी पर्सनल भेजे थे, मैं लेके बैठा हूं। बात करते हैं शैलेंद्र अग्निहोत्री से, उन्हीं की जवानी में सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हालांकि ये शब्द वंदे मातरम जो आपका है, एक नई आपने क्रांति ला दी थी कन्नौज के अंदर। इसी से, आपके इसी शब्द से मैं शुरुआत करता हूं।
जब कोई भी आपने, मैं तो नॉर्मल देखता हूं, जब आपसे कॉल करता हूं तो आपका सबसे पहला शब्द रहता है वंदे मातरम। और आपकी एक चीज और मैंने देखी है, अगर कोई वंदे मातरम नहीं बोलता है तो फिर आप उसका जवाब नहीं देते हैं। तो वंदे मातरम, चूंकि आप बजरंग दल से देखिए जुड़े हैं, शुरुआत आपकी देशभक्ति से रही है, हालांकि ये ना स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह की क्रांति लाना क्या कुछ विचार रहा था आपके मन में? देखिए, हमारे भारत पर जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय हमारे क्रांतिकारी पूर्वज जितने भी थे, उन सबका ये ध्येयवाक्य था वंदे मातरम। लेकिन भारतीय राजनीति, मौका परस्ती की राजनीति ने वंदे मातरम को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया था, या राष्ट्रभक्ति के शब्दों को दोहरे आयाम दे दिए थे और उसको काफ़ी निचले स्तर पर ले जाके खड़ा कर दिया था। इसी में सन 2007 के आसपास जामा मस्जिद के मुख्य व्यक्ति इमाम जी, शाही इमाम उनको कहते हैं, शाही इमाम ने फतवा जारी कर दिया कि भाई इस्लाम में भारत माता को नमन, भारत माता को प्रणाम बोलना नाजायज़ है, तो इसलिए इस्लाम के मानने वालों को भारत माँ का नमन नहीं करना चाहिए। सारे संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने देश को माँ कहता हो। पूरे संसार में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे भारत माता बोला जाता है, भारत माँ कह के संबोधित किया जाता है। उसका कारण क्या? उसका केवल सीधा सा एक कारण है कि ये जो देश है इसके हम नागरिक हैं, हम इसकी संतानें हैं, नागरिक नहीं है। बाकी देशों में नागरिक होते, सिटीजनशिप बंटती है। यहाँ पर भारत माँ के लाल होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्रियाँ होती हैं, यहाँ पर भारत माँ के बच्चे होते हैं। और वो धरती जो अपना सीना छलनी करवा के हमको अनाज देती है, पानी देती है, तरह तरह के जितने भी रत्न हैं भोजन में हैं वो सब रत्न देती है, जिससे ये शरीर हमारा बनता है। इसलिए उस माटी को नमन करने के लिए हमें वंदे मातरम कहने में क्या समस्या होनी चाहिए? तो वंदे मातरम क्रांतिकारियों का शब्द रहा है। तो जो राष्ट्रभक्ति दो राहों पर बट रही थी उसको एक लाने का प्रयास किया आपने। राष्ट्रभक्ति दो राहों पर सदैव से रही है। एक राष्ट्रभक्ति होती है निष्पक्ष के रूप में, जिसमें हम अपनी प्रिय चीज का भी त्याग करने में संकोच नहीं करते हैं। यदि राष्ट्र को आवश्यकता है किसी प्रिय चीज की, जैसे अभी एक सर्वे हुआ राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से मैंने देखा टीवी पर, जिसमें पूरे विश्व में एक सर्वे कराया गया और उसमें पूछा गया क्या हम अपने मानव अधिकारों का त्याग कर सकते हैं इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान। यदि हमारे मानव अधिकारों का कटौती की जाए तो उज्ज्वल जी आपको जानकर खुशी होगी, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 81% लोगों ने यह कहा है कि हाँ, हम अपने मानव अधिकारों को कम करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम हमारा ध्येय वाक्य रहा है इस सनातन संस्कृत का। वसुधैव कुटुंबकम का हिंदी अनुवाद क्या हुआ? ये जितनी भी धरा है ये हमारा घर है, जितनी भी धरती है हमारा घर है। अब उसके ऊपर पाया जाने वाला प्रत्येक प्राणी हमारा बंधु है। एक राष्ट्रभक्ति वो है जो हम मानवों में भेद करवाती है, पूजा के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, वादियों के माध्यम से, वामपंथी वादी, समाजवादी, जातिवादी। ये वादी, समाजवादी वो इशारा तो नहीं कर रहे हैं आप?
हम वादियों की बात कर रहे हैं। ये वादी एक विचारधारा, तो इस तरह से कि एक राष्ट्रभक्ति है, और ये राष्ट्रभक्ति दोहरी जो अपने लाभ के अनुसार अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को देखते हुए घटती बढ़ती रहती है। हम पहली वाली राष्ट्रभक्ति को जान समर्पित हैं, उसमें कोई वाद नहीं है। अच्छा शैलेंद्र जी, मुझे पता लगा आपके पिता की मृत्यु जब आप 11 साल के रहे तभी मृत्यु हो गई थी। 11 साल की उम्र में आज के समय जिस परिप्रेक्ष्य में आप रहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई बालक इतना परिपक्व हो पाता है कि वो बाहर के समाज को समझ सके। और आपने 8 साल की उम्र से इस देशभक्ति के काम में जुड़ गए थे। आपकी शिक्षा भी आरएसएस के स्कूल से ही शुरू हुई है। तो ये जो देशभक्ति का रहा, क्योंकि पिताजी का इतना आपको सहयोग नहीं मिल पाया होगा, कहते हैं बालक का जो प्रारंभिक चीजें रहती है ना वो पिता से शुरू होती हैं, वो सहयोग आपको नहीं मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके घर में माँ रहीं और सारे चाचा लोगों ने आपका सहयोग दिया, तो वो कुछ देशभक्ति की ललक कहाँ से पैदा हो गई? देखिए 8 साल की उम्र जिस समय थी, उस समय मेरे चाचा परिवार के हैं संदीप अग्निहोत्री, जो उस समय बजरंग दल के तहसील संयोजक हुआ करते थे। उस समय हमारे अंदर दूरदर्शन के माध्यम से रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, जय हनुमान, शक्तिमान, कैप्टन व्योम और क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल भी रहा है, और जब तक खेला तब तक ठीक ठाक खेलता रहा। आज भी आपने देखा होगा कभी कभी हम मैदान में उतर जाते हैं अपने युवा साथियों के साथ में। उन समय हमारी शिक्षा जिस परिप्रेक्ष्य में रही, स्वाभाविक रूप से मुझे राष्ट्रभक्त बनना ही था। अखबारों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से, और उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी क्रांति पे थी। जी। ये दौर 98-99 का रहा है, 96, 97, 98, 99 का। तो उस टाइम पे क्रांति का दौर था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो कई चैनल्स आते थे, हमारे घर पे डिश लगी हुई थी उस समय जी। तो हम तमाम चैनल देखा करते थे। तो जिस तरह से राजनीतिक लोग दोहरे चरित्र रखते हैं, जहां कहीं पे भी राष्ट्रभक्तों की, सनातनियों की बात आ जाती है, वहां पर सन्नाटा एक छा जाता है। और जहां पर छोटी सी छोटी बात हो, एक छोटी सी दुर्घटना भी घट गई हो, जिसको हम लोग हादसा कह सकते हैं, उसको भी धर्म का चश्मा लगा के दिखाया जाता था, देखा जाता था, और उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था कि जैसे समस्त सनातन धर्मी जो है असहिष्णु है, वो अपने अलावा किसी को देखना नहीं चाहता। जबकि सारा संसार इस बात का गवाह है, हमारे धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे वसुधैव कुटुंबकम ही बोलते हैं। सारे इस धरती के प्राणी हमारे बंधु हैं। हमारी शिक्षा इस तरह की रही है, और उसके बावजूद भी हमारी इस संस्कारों पर कुठाराघात, हमारे ही विचारों पर कुठाराघात जो होता रहा, उसकी वजह से स्वाभाविक था कि अपनी बात को आपको बनवाने के लिए, आपको अपनी बात बताने के लिए आपको दूसरों के सामने जाना पड़ेगा। उसमें प्रथम पायदान मेरे लिए बजरंग दल रहा। बजरंग दल से यात्रा स्टार्ट हुई। पिताजी की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई, और उस दुर्घटना के बाद में परिवार की जिम्मेदारियों के साथ मैं व्यापार, पढ़ाई पे, थोड़ा व्यापार पे ज़्यादा फोकस रहता था मेरा, उस समय पढ़ाई पे कम रहता था। फिर समय बीतता गया। समय बीतने के साथ व्यापारिक रूप से उन संसाधनों में मैं अपने आप को सफल मानता हूँ। जो संसाधन मेरे पास थे व्यापार के लिए, उन संसाधनों में उस समय के व्यापार को मैं अपने काफ़ी सफल मानता हूँ उस समय। और उन्हीं दिनों सन 2005 की घटना रही, मऊ जनपद में एक प्रायोजित दंगा हो गया।
जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड समाचार पत्रों के माध्यम से मुख्तार अंसारी का नाम था। उस घटना ने मुझे परिवर्तित कर दिया मानसिक रूप से पूरी तरह से, और उस घटना के बाद से मेरे दिल और दिमाग में ये चीज़ आ गई कि जब तक इस राष्ट्र के रहने वाले 130 करोड़ की जनता के अंदर समानता का भाव उसकी आत्मा से जब तक नहीं आएगा, तब तक इस देश में शांति नहीं रह सकती। आपने काम किया समानता लाने का? व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो समानता के लिए सारे वो कार्य किए। यदि जो गलत हुआ उस गलत के खिलाफ सदैव आवाज उठाई। वो आवाज कितनी ऊपर गई, कितने नीचे गई, कहां तक दब गई, वो एक अलग विषय है। आवाज उठाई, लेकिन तुष्टीकरण कभी नहीं किया। जबरदस्ती किसी लालच बस, किसी स्वार्थ बस किसी को सही कह देना, वो कभी नहीं किया और ना कभी भविष्य में करूंगा। तो इस तरह से समानता का भाव जब तक इस 130 करोड़ की जनता के आत्मा से नहीं आएगा कि हम सब बराबर हैं, सबकी पूजा पद्धति भले ही अलग है लेकिन हम मानव पहले हैं, पंथ हमारा कोई भी हो, मजहब हमारा कोई भी हो, हम पूजा चाहे जिसकी करते हो, चाहे जिसको अपना इष्ट माने, परंतु ये राष्ट्र है तो हम हैं, ये राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक इस देश में शांति नहीं रहने वाली। अच्छा शैलेंद्र जी, ये बताइए, आपने जो शुरुआत की, कभी चूंकि इन संगठनों से शुरुआत की और इसमें कार्यकर्ता और ये पद तो कभी होते नहीं थे, तो जहां पद होते हैं राजनीति वहीं शुरू होती है। जब पद ही नहीं है तो राजनीति का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद 2017 में जब नगर पालिका चुनाव हुआ, ऐसा क्या आपके मन में आ गया कि आपके अंदर से राजनीति की चिंगारी भड़क गई? देखिए, नगर पालिका परिषद कन्नौज में चुनाव होने थे, तय था। नगर पालिका परिषद का चुनाव सबको लड़ना था, कई लोगों को लड़ना था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक निराशा थी, एक बहुसंख्यक समाज में एक निराशा थी। वो चाहते थे, जनता कन्नौज की चाहती थी कि प्रत्याशी ऐसा हो जो सर्व समाज में स्वीकारोक्ति हो, चुनने से पहले स्वीकारोक्ति हो जिसकी। तो निश्चित रूप से जो भी पार्टियां, जो भी दल या जो स्वयं से निर्दलीय के रूप में अपने आप को लेके आए सामने, उनसे एक बड़ा सा तबका, बड़ा समाज का एक हिस्सा संतुष्ट नहीं था। तो कन्नौज के तमाम समाज से भी इस चिंतन में थे, वंदे मातरम सेवा संस्थान भी उससे अछूता नहीं था। तो नगर के विकास से अधिक लोगों का जो एक कहते हैं माहौल, दिमाग में जो एक माइंड सेट था, वो ये था कि जो भी नगर पालिका का अध्यक्ष हो वो जनता के बीच का हो, जिससे जनता और नेता के बीच की जो एक कॉमन सी दूरी हो जाती है वो दूरी मत हो, एक अधिकार नेता के ऊपर हो। आपने किया? एक नेता के ऊपर अधिकार जनता का हो। सदैव नेताओं का अधिकार जनता पे रहता है। जिस तरह का राजनीतिक माहौल बन गया है देश का, जी विचारधारा बदली आपने? ये तो आपको नगर पालिका के वासी बता सकते हैं, आप इसका सर्वे करिए। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से इतना कह सकता हूं कि आज की तारीख में, जब से मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना हूं, व्यक्तिगत रूप से इतना कह सकता हूं कि दिन में जो भी कालें आती हैं, अगर एक समझदार 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा भी आके उसने बता दिया कि भैया मेरी फलानी जगह पे स्ट्रीट लाइट खराब है, तो उसको निराश होकर नहीं जाना पड़ा। 24 घंटे के अंदर उसकी स्ट्रीट लाइट ठीक हुई। यदि कोई बड़ा फॉल्ट हुआ, कोई बड़ी कमी वहाँ पे हुई, तो थोड़ा समय लगा, 2-1 दिन लग गए, लेकिन कार्य उसका हुआ।
तो मैं इसको स्वाभाविक रूप से इसको जनता का ही प्रतिनिधित्व मानता हूँ। अच्छा, जनता की बात कर रहे हैं आप, आपके नगर पालिका में आपके सभासद ही कभी कभी खिलाफत कर जाते हैं। देखिए ये कन्नौज नगर पालिका होती हैं, या तो एक जगह पे वो आप सही होंगे, वो सहमत नहीं हो पा रहे होंगे, या वो सही कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे सहमत नहीं होंगे, विचारधारा वहीं से बदलेगी। तो ये क्या चीज रहती है? स्वाभाविक है, हर चीज के पीछे चेहरा कुछ और होता है और ध्येय कुछ और होता है। बात तो हम कुछ और कह रहे हैं समाज में, लेकिन उसके पीछे का ध्येय कुछ और होता है। मुझे सदैव से राजनीति में कोई कभी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की शौक नहीं रहा, दिलचस्पी कभी नहीं रही कि मैं राजनीतिक रूप से बढ़ चढ़कर आऊं। लेकिन 2017 का जो एक माहौल बना, बाबा गौरी शंकर के आशीर्वाद, माँ फूलमती के आशीर्वाद से एक माहौल बना जिस तरह से, उस वजह से मैं राजनीति में आया। बाबा गौरी शंकर, माँ फूलमती के आशीर्वाद से कन्नौज की जनता, विशेष रूप से माताओं बहनों ने जिस तरह से विश्वास दिखाया और नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, तो उस समय हमने अपने सभासद नहीं लड़ाए थे। जबकि राजनीति नगर पालिका परिषद कन्नौज की या समस्त नगर पालिकाओं की कह सकते हैं, जो भी होते हैं लोग अपने सभासद भी लड़ाते हैं। तो वो सभासद जो आए उसमें अधिकतर मेरे नाम, भले ही वो बिल्ला अपना उनका बैनर समाजवादी पार्टी का था, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में उन्होंने मेरे ही वोट मांगे। अच्छा, बड़ी संख्या में जीत के आए। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत एजेंडे स्टार्ट हो गए सबके। व्यक्तिगत एजेंडों को ध्यान में रखें या अपनी जनता का याद रखें, एक ही काम हो सकता है। तो मेरे लिए राजनीति इतनी मायने नहीं रखती है, ना मेरे लिए विरोध मायने रखता है, ना मेरे लिए राजनीति मायने रखती। मेरे लिए जो 5 साल के लिए कन्नौज की जनता ने जो विश्वास दिया है, इन साधन संसाधनों में, इन समस्याओं के बीच में जितना अच्छा कर सकता हूं उतना अच्छा करके दूंगा। मैंने शपथ वाले दिन 12 दिसंबर 2017 को मैंने शपथ ली थी, जब एसएन इंटर कॉलेज के इंटर कॉलेज के प्रांगण में, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि 1 वर्ष है मेरे पास, सन 2018 में कन्नौज को सफाई के क्षेत्र में नंबर 1 पर लाना है प्रदेश में। उज्जवल जी, आपको जान के खुशी होगी, हम प्रथम तो नहीं आए लेकिन तीसरे स्थान पे आ गए। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान था जी। वो कन्नौज जो सैकड़ों की तादाद में पीछे पड़ा था, वो 30 नंबर पे आ गया। शैलेंद्र अग्निहोत्री ने सफाई की नहीं की, हमारे उन सफाई दूतों ने सफाई की। मैंने तो केवल मैनेजमेंट किया, मैंने उनकी समस्याएं सुनी। उसके लिए मुझे तमाम लोगों से दुश्मनी लेनी पड़ी, तमाम ठेकेदारों से दुश्मनी लेनी पड़ी। मैं जिस समय नगर पालिका परिषद में पहुंचा उस समय 240 के आसपास तनख्वाह थी कर्मचारियों की, सफाई दूतों की हमारे। आज 308 रुपए है। पहले हैंड इन कैश दिया जाता था। हैंड इन कैश से तात्पर्य एक जो संबंधित ठेकेदार नगर पालिका का होता था, उसके अकाउंट में पैसा भेज देती थी नगर पालिका, वो अपने अकाउंट से निकालता था और हाथ से देता था। अब उसने उसमें कितने दिए कितने नहीं दिए, वो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग, जहां कहीं मन आया वहां अंगूठा और दस्तखत करा लिए उनसे। 200 और समथिंग रुपए से 300 रुपए आपने किए हैं। 308 रुपए मैंने नहीं किए। हाँ, ये सरकार, ये उन्होंने जो अपना कार्य किया जी, उससे जो उपलब्धियां नगर पालिका को हासिल हुई और उससे नगर पालिका कन्नौज के कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने जो दिया, वो बिना 1 पैसे की कटौती की, आज की तारीख में बिना 1 पैसे की कटौती के संपूर्ण सामायिक दूतों के खातों में जाता है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले हाथ से दिया जाता था, जहां मन आता था वैसा अंगूठा वैसा दस्तखत करा लिया जाता था। आपकी तनख्वाह 220 रुपए 240 रुपए कुछ भी है, यदि आप पढ़े लिखे नहीं है। मैंने 260 रुपए लिख के 240 रुपए लिख के 200 आपके हाथ पे टिकाए और आप बता दिया 3 छुट्टी थी तुम्हारी। वो गरीब आदमी क्या करे?
अंगूठा लगवा लिया। अगर रिकॉर्ड चेक हुआ तो साहब मैंने तो इनको पूरा दिया, पी गए होंगे, खा गए होंगे, गिरा गए होंगे। आज की तारीख में कोई भी ठेकेदार धोखा दे सकता है? खाते में जाती है प्रत्येक कर्मचारी के अकाउंट में। कर्मचारी बीमा निगम के अंतर्गत कल्याण बीमा समथिंग है ये, ईपीएफ जिसको बोलते हैं, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, उसके अंतर्गत उनका 12.5%, नगर पालिका 13% देती है, 12% उनके तनख्वाह से कटती है, उनका एक बड़ा हिस्सा बचत भी हो रही है, तो प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। बिल्कुल। देखिए नगर पालिका परिषद के क्या रहे हैं, शहरी सुविधाएं देना। नगर पालिका परिषद विकास कार्यों की चर्चा घर घर करे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। भाई नगर पालिका के कार्य क्या हैं? 4 कार्य, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पानी। इसके अलावा आप कार्य बताइए नगर पालिका के। और ये कार्य यदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहे हैं तो नगर पालिका में मैंने बैठ के किया क्या? तो ये चारों सही हो। मैं कन्नौज वासियों से विनम्र निवेदन करूंगा, जल बचाएं, क्योंकि कन्नौज के अंदर 9 ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं मेरे कुर्सी पे बैठने के बाद, जिसमें 5 रिवोर हुए, 3 एक मशीन लगती है वाइब्रेटर, उससे कंप्रेसर, सॉरी क्षमा करें, कंप्रेसर लग के सही हुए हैं। मकन नगर क्षेत्र गदनपुर बड्डू ट्यूबवेल बालू और मट्टी दे रहा है। अलाउद्दीनपुर का एक ट्यूबवेल खारा पानी देने लगा, 1 मीठा दे रहा है। इस तरह की समस्याएं हैं। जल कन्नौज का बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए जल बचाएं, फालतू में जल ना फैलाएं, विशेष निवेदन रहेगा मेरा। तो ये जल की जो मौजूदा भविष्य की लड़ाई है वो बहुत ज़रूरी है, वो तो बिल्कुल। ये लड़ाई बहुत कठिन है। नगर पालिका परिषद इसको भी ध्यान में रख के बहुत कुछ आगे का प्लान कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से कार्य अभी हो रहा है, लेकिन ये जब प्रत्यक्ष रूप से होगा तो सबको दिखेगा। इसके लिए हमको चर्चा की जरूरत नहीं, चूंकि ये अभी प्लान है। नगर पालिका परिषद कन्नौज ने कई कार्य किए हैं। एक महिला शौचालय, पिंक शौचालय। नगर पालिका परिषद कन्नौज का लोगो, नगर पालिका कन्नौज जब से स्थापित हुई है उसका अपना कोई पहचान चिन्ह नहीं था। जबकि आप किसी भी को देख लें, कोई व्यापार यदि करता है तो अपने व्यापार का एक होलोग्राम बनाता है, कोई चैनल यदि होता है तो उसका एक होलोग्राम होता है, कोई भी संस्था होती है उसका अपना एक होलोग्राम होता है। लेकिन नगर पालिका परिषद कन्नौज का नहीं था। नगर पालिका परिषद कन्नौज ने दानवीर, अखंड भारत के सम्राट हर्षवर्धन, जो कन्नौज का भी कार्य देखते थे, उनकी फोटो, चूंकि बाबा गौरी शंकर के निःशुल्क से भक्त थे, कन्नौज की इत्र की पहचान, वो सब मिला के हमने एक लोगो बनाया। कन्नौज नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम किए, सफाई में किए। और सफाई तो आपको दिखती होगी, पूर्व पालिका कार्यकालों का आप देखिए और ये 3 साल का कार्यकाल देखिए, आपको यदि फर्क ना व्यक्तिगत रूप से, उज्जवल जी आप भी कन्नौज नगरवासी हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से यदि अंतर ना दिखता हो तो मुझे आप क्रॉस क्वेश्चन करें, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। विशेष रूप से सफाई में आज आप 24 घंटे से ज़्यादा कहीं डंप लगा नहीं देख सकते। सफाई के ऊपर मैंने व्यक्तिगत लोगों की ज़मीनों पर पड़े हुए कूड़ों को भी हटवाया है, चूँकि बीमारी ये नहीं देखती है कि वो व्यक्तिगत प्लाट पे है तो हम नहीं हटे, वहाँ पैदा होंगे। हम तो सरकारी गंदगी जहाँ पड़ी है वहीं पे पैदा होंगे, बीमारी कहीं पैदा हो सकती है। तो नगरवासियों के प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने उस जिम्मेदारी को भी निभाया। अच्छा शैलेंद्र जी, एक क्वेश्चन जो ना व्यक्तिगत ही रहेगा आपसे। क्वेश्चन क्या है, एक आपसे निवेदन भी है।
आपको नहीं लगता लगभग 33 साल की उम्र, 34 साल की उम्र आपकी होने 34 को में आ रही 32 होगी। 33 साल की है। और आपकी माता जी अभी हैं, आपको नहीं लगता अब आपकी शादी की उम्र हो गई है? आपको देखिए हमारी शादी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई, अब चूंकि मुकदमा कोर्ट में पहुंच गया है, अब अदालत में है, तो जो लोग अपशब्द बोलते हैं वो भी कन्नौज नगर वासी हैं, और हम उस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते, इसलिए कुछ नहीं कहते हैं। वो भी अदालत की अवहेलना ही कर रहे हैं। अदालत में है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल सिस्टम हो गए। वो तो उज्ज्वल जी व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे कहता हूँ, बढ़िया था जो मेरी उस उम्र तक नगर पालिका अध्यक्ष बनने तक शादी नहीं हुई थी। अगर कहीं शादी हो चुकी होती तो मैं जेल जाता, और यही मेरे राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र था। अच्छा, इससे मानसिक प्रभाव नहीं पड़ता आप पे? देखिए मानसिक प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, मनुष्य हूँ, मानव हूँ, बस पार कैसे मेरे पाते हो जीवन के 3 ध्येय हैं। सदैव सकारात्मक रहिए, जो मन आपको, जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे वो कार्य करिए, और तीसरा, राष्ट्र आपके लिए सर्वप्रथम है, और इस राष्ट्र के नागरिक, सनातन धर्म सर्वोपरि है। अच्छा, एक अटकल इस पर विराम और दे दीजिए। जो अगर नगर पालिका अध्यक्ष हैं अभी आप, और ये आपका नगर पालिका अध्यक्ष पूरा हो जाएगा कार्यकाल, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? क्या रहेगा? व्यापार में आ जाएंगे या फिर इसको जारी रखेंगे और भी चुनाव आगे करते रहेंगे? उज्ज्वल जी, 2017 का नगर पालिका का चुनाव मैं कन्नौज नागरिकों, कन्नौज नगर पालिका की जनता के विश्वास पर और उनकी आत्मा की आवाज़ पर आया लड़ने। निश्चित रूप से आगामी चुनाव में भी मैं उन्हीं कन्नौज की जनता वासियों से, कन्नौज नागरिकों से अपना रिपोर्ट कार्ड लूँगा, और उसके बाद तय करूँगा। ये योजना है आपकी बिल्कुल आगे की? बिल्कुल, रिपोर्ट कार्ड। देखिए हम जब हर प्रतिवर्ष पढ़ते हैं, मतलब पहले ही देख लेंगे कितना सपोर्ट है, तो उस हिसाब से नहीं सपोर्ट और विरोध नहीं, ये नहीं चुनाव। देखिए रिपोर्ट देखिए देखिए ये रिपोर्ट कार्ड से तात्पर्य मेरा क्या है कि उज्ज्वल जी ने जिस अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ मुझे वहां तक पहुंचाया, क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया? यदि नहीं उतर पाए हैं तो उस कुर्सी पर दोबारा बैठने का या उस जगह को जबरदस्ती वहां पे जाने के लिए प्रयास करना बेवकूफ़ी है। जब आप पहले नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? देखिए उज्ज्वल जी, 36,000 लगभग वोट पड़े थे नगर पालिका के चुनाव के समय, 60,000 की वोटिंग थी, 13,953 मुझे मिला। ठीक, संघ चुनाव चिन्ह को 13,953 वोट मिला। बाकी का जो अंतर है 36,000 और 13,953 के बीच का, वो हमारे विपक्ष में ही गया। अगर वो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं नकारात्मक ढंग से और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो अपना कार्य करें। मेरा 13,953 लोगों से मतलब है। बाद में वोटों का आकलन किया होगा। आप तो हमेशा एक धर्म से रहे हैं, धर्म, एक ही धर्म को लेकर के चले हैं आप। क्या देखिए उज्ज्वल जी, ईमानदारी की बात, हाँ, ईमानदारी से ही बताइएगा। ईमानदारी की बात करूंगा, और ईमानदारी की ही बात करना भी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। आप जिसके लिए कार्य करेंगे उससे ही वोट की अपेक्षा भी करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, जब हम जिसकी सेवा करेंगे भाई उसी से अपेक्षा करेंगे कि वो हम पे भी कुछ अपनी धर्म के लोगों की सेवा की। मैंने कभी एक धर्म की नहीं, मैंने राष्ट्रभक्तों की सेवा की। अच्छा, उसको मैंने राष्ट्र की सेवा की। ठीक है। देखिए, मेरा बाबा गौरी शंकर के अंदर चरण पादुकाएं उठाना एक अलग विषय है। सावन के माह के सोमवार को आप अलग कर दीजिए। पूजन सामग्री पात्र, घर घर जाके पूजन सामग्री इकट्ठा करना, नाली कूड़ेदान में हमारे ईश्वर का अस्तित्व ना जावे, उसकी रक्षा करना एक अलग विषय है। लेकिन इस सबके इतर एक भीड़ के रूप में कोई यदि गलत करने का प्रयास करे और आप मुझसे कहें कि केवल मैं वोट के लालच में या किसी स्वार्थ के लालच में मैं भीड़ का समर्थन कर दूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको किसी और परिप्रेक्ष्य में कहना चाहें तो आप अपना कयास लगाएं, लेकिन हमारा विशुद्ध रूप से ये बात कहना है कि मुझे किसी चीज़ के स्वार्थ से मतलब नहीं है। जो सही है मैं वो कहूँगा।
और जो सही नहीं है मैं उसको ज़बरदस्ती कह नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, समय का भी रह रहा है। अब आपसे सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कन्नौज नगर पालिका क्षेत्र में कि ना मैं किसी के प्रभाव में काम करता हूँ, ना मैं किसी के दबाव में काम करता हूँ। जी, आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो इस संकट का समय भी चल रहा है, और बाकी आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे, वो हमारे दर्शकों तक और पहुँचा दे, उसके बाद हम अपनी बात। मेरा आपके माध्यम से सारे दर्शकों से ये निवेदन रहेगा कि जब तक इस महामारी का काल चल रहा है तब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन करें, कतई नियम मत तोड़ें। किसी भी स्थिति में भी नियम तोड़ने की प्रयास ना करें, क्योंकि ये नियम आपकी ही भलाई के लिए हैं, आपकी ही जीवन की रक्षा के लिए है। यदि आप रहेंगे तो जो साधन इकट्ठा करने के लिए आप घरों के बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं तभी आप उसका भोग कर पाएंगे। अथवा की दृष्टि में आप बीमारी घर लेके आएंगे, अपने घर वालों को भी उससे प्रभावित करेंगे, उनके लिए भी गलत करेंगे और अपने लिए भी गलत करेंगे। तो मेरा सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन रहेगा, केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करें और भारत को इस महामारी से मुक्त करें। और एकता में शक्ति होती है। हम सब संगठित रहें, एक विचार के साथ, एक राष्ट्र के लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ कोरोना को मुक्त करें। वंदे मातरम। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र अग्निहोत्री, वंदे मातरम जी, नगर पालिका परिषद कन्नौज के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो अपनी उपलब्धि बताई, इनकी महिला शौचालय जो कि पिंक शौचालय भी कहा जाता है उसकी उपलब्धि है, स्वच्छता पे ये विशेष ध्यान दे रहे हैं, इनका कहना है। उसके साथ ही ये तो जनता आकलन करती है किस तरह से क्या रहता है, क्या चीज़ें रही इनकी, वो सारी जनता का है। और इन्होंने जो कुछ बताया किस तरह से कोरोना से लड़ना है, क्या मैसेज दिया, वो सब आपने सुना। ऐसे ही हम मिलेंगे आपसे फिर एक किसी नए शख्स के साथ। तब तक आपको जो संदेश नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में दिया गया है, आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, सख्ती से पालन करते रहना है, कोरोना से बचना है और इस महामारी से उबर करके एक नए तरीके से हमें आना है। मिलूंगा आपसे फिर एक किसी नए शख्स के साथ। तब तक आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।